नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हम फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रैपिड रिवीजन करेंगे। आपके टाइम की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने ये वन लाइनर बनाया है और इसका जो है बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट रखे हैं और बहुत ही रैपिड रिवीजन करेंगे हम। और आप लोग मैराथन लिस्ट पक्का सुनिए, स्पीड में डालकर सुन लें क्योंकि आपको अभी तक आपकी काफ़ी तैयारी हो चुकी होगी, तो आप स्पीड में डाल के सुनेंगे तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जो कुछ पॉइंट उसमें रह जाएं, जैसे ज़्यादातर तो आपको आ रहा होगा तो उसको नोट डाउन कर लें। कुछ घंटों का कोर्स है लेकिन उसमें सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस रखे हैं। शुरू से ही मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो गई थी कि इसमें जो है ये मैराथन लिस्ट ऐसी बने जिसमें कि सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जाएँ, तो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग उसको, कुछ घंटों का कोर्स है, आप लोग उसको पक्का सुनिए और उसमें सुन कर के ज़्यादातर आप 95, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो 95% तो आप उसको सुन के ही आपको सब आ रहा होगा, सिर्फ एक रिवीजन लेना है। कुछ पॉइंट होंगे वो आप लिख लीजिए और उनको लिख करके आप उनको जो है दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारे फैक्ट जो है एक बार आपको रिवीजन में, आपकी रिवीजन में आ जाएंगे। तो कल भी एक वीडियो आएगी, ऐसी आएगी आपकी टाइम की इम्पोर्टेंस को देखते हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेकर के मैं आऊँगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगी हुई है तो आप लोग चेक कर सकते हैं और हमने वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन पे लगा रखी, तो जैसे वीडियो एंड होगा आप वहाँ से भी क्लिक करके आप मैराथन की लिस्ट अवेल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा सजेशन है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको एक बार स्पीड में डाल करके पक्का सुने, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उस लिस्ट से। तो चलिए अब हम देखेंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। आप हमें टेलीग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं, पोलपात के नाम से बना हुआ है, इससे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्या हैं फैक्ट। आज के हमने संविधान को, जो संविधान के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वही रखे हैं इसमें। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये बार बार पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग, इनको क्या किया जाता है, बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया था। यानी कि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं और प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। और इसी के तहत, यानी कि इसी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, इसी के तहत पहली बार क्या होता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना की 1774 में की गई थी और 1773 के एक्ट के तहत की गई थी, बट 1774 में जो है इसकी स्थापना होती है। इसमें जो है कुल 4 न्यायाधीश थे, टोटल 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य थे जो कि एलिजाई इम्पे थे, ये मुख्य थे, और अन्य में थे चेम्बर हाइट लिमिस्टर। और इसके खिलाफ, इस न्यायालय के खिलाफ जो कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने जुडिकेचर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी, तो इसके खिलाफ अपील कहाँ होती थी, प्रिवी काउंसिल में, जो कि लंदन में था। तो इसके खिलाफ अपील, अगर इसके न्याय के खिलाफ कहीं जाना है तो प्रिवी काउंसिल में जाना होता था। तो उसमें हम, मतलब कोई भी जा करके इसके खिलाफ अपील प्रिवी काउंसिल में ही जाते थे। आगे ये जो 1781 का एक्ट है, इसके बाद क्या है, 1781 का एक्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। और बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के शक्तियों में इसमें बढ़ोतरी की जाती है। क्या होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि निर्माण का अधिकार इसको दे दिया जाता है। यानी कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबके लिए जो है विधि का निर्माण ये कर सकता था, यानी कि इसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग के। अब ये जब 1793 का चार्टर एक्ट आता है तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का एकाधिकार होता है इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। एक तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार बार आता है। और जो ये वॉरेन हेस्टिंग है, गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाए गए थे, बंगाल के ही थे, ये बंगाल में ही सीमित थे, बस गवर्नर से उठा करके गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इनके बाद आते हैं ये, क्या बोलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं। तो उनको क्या होता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल से भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। आगे हम देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
और पहला जो है सुप्रीम कोर्ट जो कहाँ स्थापना की गई थी, तो 1774 में कलकत्ता में की गई थी, और इसी जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के तहत की गई थी 1773 का। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि इनके जो है बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं को हम उठा रहे हैं। ये बार बार पूछा जाता है किस चार्टर एक्ट के द्वारा एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा जो कंपनी का एकाधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसके बीच में एक और आता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कर्मचारियों को जो है उपहार लेने पर रोक लगा दी, क्योंकि कर्मचारी जो कंपनी के कर्मचारी थे काफ़ी भ्रष्ट हो रहे थे, तो कंपनियों के जो उपहार लेने की एक रीत थी उस पर रोक लगाई गई थी। तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लिखा है, लेकिन बता दिया, आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको जो है आप याद भी रख सकते हैं। अगला है जो इम्पोर्टेंट है 1813 का चार्टर एक्ट है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। देखिए कब एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, कब 1793 में, और 1813 में क्या होता है, जब जैसे 20 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं 93 से 1803, क्या होता है कि ये कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। सिवाय क्या है, भारत की चाय पत्ती जो है, चाय पत्ती का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इसको छोड़ करके जो कंपनी का एकाधिकार है बाकी सब फील्ड से जितनी भी और जी वस्तुएं थी उनसे इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ चाय पत्ती में इसका एकाधिकार था, भारतीय चाय पत्ती के व्यापार में, और चीन के साथ व्यापार में इसका एकाधिकार बचा हुआ था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। कब समाप्त किया गया, तो 1813 के। इसको 2-3 बार वीडियो को स्पीड पे डाल के सुन लेंगे, आपको सब चीज़ें जो हैं एकदम मेमोराइज हो जाएंगी। इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है कि ज़्यादा फैक्ट के आगे क्या है। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद कैसे रखेंगे कि जो है सबसे पहले क्या होता है हमारे देश में एक प्रकार से जो एक्ट वगैरह शुरू होते हैं, तो ये आपकी बुक में एमए वगैरह की बुक में दिया है, तो इसकी शुरुआत जो है 1773 से मानी जाती है। तो जब 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत मानी गई, तो वहीं पर जो है बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वो गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए शुरुआत में, और उनसे सब बोर हो गए बंगाल में, वो उनसे सारे बोर हो गए। फिर क्या हुआ कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए, इनको जो है इन्होंने धड़ाधड़ बैटिंग करना शुरू किया कहाँ पर, बंगाल में, और बंगाल से निकल के इन्होंने पूरे भारत में बैटिंग की, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ये इन्होंने पद संभाला। और फिर ये मतलब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इन्हीं को 1833 में जो है क्या कर दिया गया कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और फिर क्या हुआ, पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि उनसे सब बंगाल से बोर हो गए, तो ये जो है विलियम बेंटिंग पहुँचे 1833 में, और फिर जो है इन्होंने संभाला। पहले बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहे, यानी कि बंगाल का संभाला, अंतिम गवर्नर जनरल वहाँ से थे, और फिर जो है आगे ये पूरे भारत के बनते हैं। इसमें क्या होता है, जो 1833 में होता है, इसमें शासन का केंद्रीकरण हो जाता है। जो बम्बई मद्रास विधि नहीं बना सकती थी, यानी कि बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी वो विधि नहीं बना सकती थी, सिर्फ ये बंगाल प्रेसिडेंसी ही विधि बनाती थी, यानी कि यहीं की विधियाँ हर जगह फॉलो की जाती थी। तो जो ये बंगाल का, तो ये क्या बंगाल की विधियाँ ही मतलब फॉलो होती थी। तो यहाँ शासन का केंद्रीकरण हो गया। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, लॉर्ड मैकाले है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, लॉर्ड मैकाले महोदय हैं। ये ड्रेन थ्योरी लेकर के आए थे, जिसे छनन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा का माध्यम इसमें बनाया गया। आगे देखेंगे हम 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद की स्थायी सदस्य बना दिया गया। ये पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा जो
विधि सदस्य था यानी कि विधि अधिकारी होता है, उसको गवर्नर जनरल की परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। तो 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा ये क्वेश्चन आता है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं जगह जगह आए हुए हैं, तभी जो हमने इनको एक वन लाइनर के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। आगे है सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को भी दिया गया। तो ये भी देख लिए इम्पोर्टेंट है कि सिविल सेवा में भारतीयों को अधिकार कब मिला भाग लेने का, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही मिला। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहले सिविल सेवक के रूप में ये सिविल सेवक बने। तो ये 1853 का चार्टर एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या क्या होता है, 1853 में क्या होता है, एक तो जो विधि सदस्य होता है, विधि अधिकारी होता है, वो गवर्नर जनरल की स्थायी परिषद का, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है उसका स्थायी सदस्य बना दिया जाता है, यानी कि परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। और क्या होता है कि सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार, जो सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं पद के लिए, तो भारतीयों को भी अधिकार दे दिया जाता है। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहले सिविल सेवक थे। तो ये 1853 के इसके तीनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो इनमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हमने रखे हैं। आगे देखेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय पद की शुरुआत की गई इसी में। ठीक है, 1858 में क्या हुआ कि 1858 में वही होता क्या है कि 1857 का जो विद्रोह था भारतीयों का, तो उसके बाद क्या होता है, कंपनी का शासन समाप्त करके और सम्राट का शासन यानी कि मुकुट का शासन यहाँ पर शुरू हो जाता है, ब्रिटिश सम्राट का शासन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल का जो पद होता है वो समाप्त कर दिया जाता है और एक नए पद की शुरुआत होती है वायसराय। तो यहाँ से ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि 1858 से एक नई सरकार की शुरुआत होती है, एक नई गवर्नमेंट की शुरुआत होती है ना। तो एक नए पद का भी वहाँ पर इवॉल्व किया जाता है, यानी कि वायसराय। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, नई शुरुआत, नया पद, वायसराय यहाँ से शुरू होता है। और भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। आगे देखेंगे कि जो लॉर्ड कैनिंग हैं ये अंतिम क्या थे, गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। तो ये जब ये आया 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उस समय क्या है, लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे पूरे भारत के, तो अंतिम गवर्नर जनरल बन गए और इन्हीं को उठा करके प्रथम वायसराय बना दिया, इनको वायसराय का पद दे दिया। ठीक है, पहला सचिव कौन था, चार्ल्स वुड था। तो लॉर्ड कैनिंग को हेल्प करने के लिए जो है एक सचिव का वहाँ पद तैयार किया गया। तो पहला सचिव कौन था, चार्ल्स वुड था। 1884 में ये चार्ल्स वुड महोदय क्या होते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नियम कानून बनाते हैं, उसे वुड डिस्पैच बोला जाता है और जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, वुड डिस्पैच को बोला जाता है। वुड डिस्पैच कब आता है, 1854 में आता है। तो ये जो है इससे समझने वाली बातें हैं कि 1854 में वुड डिस्पैच आता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये कहा जाता है। और पहले सचिव कौन थे, चार्ल्स वुड ही थे पहले सचिव। जब लॉर्ड कैनिंग क्या बनते हैं, ये अंतिम गवर्नर जनरल से प्रथम वायसराय बनते हैं, तो इनकी सहायता के लिए कि एक सचिव पद जो है सृजित किया जाता है। सचिव पद में पहले सचिव कौन होते हैं, चार्ल्स वुड होते हैं। चार्ल्स वुड की जो वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो भी है, ये दोनों ही कह सकते हैं आप। तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, ये एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा पॉइंट था इसमें। आगे देखेंगे 1860 में पहला बजट जेम्स विलियम ने प्रस्तुत किया है। इंपॉर्टेंट है, आता है बार बार क्वेश्चन में कि कब जो है पहला बजट पेश किया गया, किसने किया। तो 1860 में बजट किसने किया था, जेम्स विलियम ने प्रस्तुत किया था भारत में। आगे देखेंगे कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या होता है, इसके तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय वितरण प्रणाली शुरू की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। यानी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई, यानी कि सबको अपने अपने विभाग दे दिए गए। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि एक मंत्री इस विभाग का है, दूसरे विभाग का है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम
यानी कि विभागीय वितरण प्रणाली जो है शुरू हो गई, यानी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू हो गई। ये तीनों ही वर्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो भूलना नहीं है। 1861 में मंत्रिमंडलीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय वितरण प्रणाली शुरू कर दी गई। किसने की? केनिन ने की। ठीक है, केनिन महोदय ने की। अब हम आगे देखेंगे ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसको देखते हैं। ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ जब बजट की बात आती है तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम तीनों ही देख लेते हैं। बजट के बारे में अगर हम बात करें तो 1892 को उनको बहस करने का अधिकार मिलता है, लेकिन फिर भी 2 अधिकार नहीं मिलते। कौन सा? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और मतदान का अधिकार, इनको नहीं मिलता है। 1909 का जो एक्ट आता है मार्ले मिंटो, इसमें इनको मिलता है कि प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। फिर जब 1919 में कौन सा एक्ट आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है, तो उसमें इनको मतदान का अधिकार मिल जाता है। तो बजट से संबंधित 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1892 देखो 1909 में क्या होता? सांप्रदायिक प्रणाली शुरू होती है, और ऐसे ही 1919 में क्या होता है कि यहाँ 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगता है। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि बार बार ये आते हैं, आयोग का इनसे मन नहीं भरता है। और ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है तो ये इससे संबंधित है। ये इसमें देखो दोनों चीज़, एक तो मतदान का अधिकार मिल रहा है और प्रांतों में द्वैध शासन, और यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल रहा है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो ये दो से रिलेटेड हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? नाक के दांत का अधिनियम। नाक के, अगर ज़्यादा हाई लेवल में पूछेगा तो पूछ सकता है नाक के दांत का अधिनियम। मार्ले ने मिंटो से बोला कि हम क्या बोल रहे हैं, हम जो है विष बोल रहे हैं, जिसका जो है क्या है, रिजल्ट बहुत भयंकर होगा। तो ये है, इसे नाक के दांत का अधिनियम भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली इसमें शुरू हो जाती है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात इसमें की जाती है। ठीक है, उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है दिए जाते हैं। आगे क्या है? 1907 में हाब हाउस कमेटी होती है। अगर हाब हाउस कमेटी काफ़ी फेमस है, आती है तो कब होती है? 1907 में होती। इसका विषय क्या होता है, मतलब ये किस तरह के सुझाव देती है? तो शासन का विकेंद्रीकरण हो, इस तरह की ये सिफारिशें करती है, इस तरह के इसके सुझाव होते हैं। शासन के विकेंद्रीकरण के सुझाव देती है। 1907 में जो है हाब हाउस कमेटी गठित की जाती है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जेम्स नहीं होगा यहाँ, चेम्स होगा, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। इसमें देखो जो बहुत ही मेन चीज़ें हैं, बार बार पूछी जाती हैं, कौन सी हैं? एक तो हस्तांतरित और अहस्तांतरित विषय, ये जो इम्पोर्टेंट बहुत है। किसमें जो है विषयों का बंटवारा हुआ, हस्तांतरित और अहस्तांतरित विषयों के बीच में जो है मतलब बांटे गए विधायी विषयों को। तब ये कब हुआ था? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये हुआ था। इसमें क्या किया था? विधायी विषयों का बंटवारा हो गया था, हस्तांतरित में और अहस्तांतरित में। और यहीं से क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत होती है। द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत होती है। पहली बार प्रांतों में क्या होता है? द्वैध शासन व्यवस्था शुरू होती है। एक एक चीज़ सुनते जाएंगे। सिर्फ पीडीएफ अगर आप सोचेंगे कि पीडीएफ लेके पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, और क्या होगा कि यहाँ पर जो है समझते भी जाइए, सुनते भी रहिए। तो इसमें क्या हुआ, जो ये द्वैध शासन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? लियोनेल कार्टिस ने किया था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? डायरकी है। और इनकी पुस्तक के नाम पे ही जो है डायरकी सिस्टम भी बोलते हैं। द्वैध शासन को क्या बोलते हैं? डायरकी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर बोला था। गांधी जी को बोला था इन्होंने अर्धनग्न
फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने। तो आगे देखेंगे, ये चर्चिल जो है पीएम थे, ठीक है। आगे देखेंगे कहाँ के पीएम थे, वहाँ के थे, ये ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल। आगे देखेंगे 1935 का भारत संविधान अधिनियम, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि भारत का संविधान सबसे ज़्यादा किसका ऋणी है, तो 1935 के भारत संविधान अधिनियम का ऋणी है। या भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा कहाँ से पार्ट लिया गया, तो योगदान किस चीज़ का है, वर्डों को घुमा देगा, सेंस एक ही निकलेगा, 1935 का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है, सबसे ज़्यादा ऋणी है, जो भी है। आगे देखेंगे इसमें क्या होता है, 1935 में पहली बार संघ शब्द का प्रयोग होता है, आता है। संघ शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ, तो संघ शब्द का प्रयोग पहली बार जो है यहीं पर हुआ था, 1935 के भारत संविधान अधिनियम में। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो द्वैत शासन, क्या होता है कि व्यवस्था होती है जो द्वैत शासन की, वो प्रांतों से समाप्त कर दी जाती है और केंद्र में लागू कर दी जाती है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है। और क्या होता है, दिल्ली में परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय का गठन प्रावधान कर दिया जाता है। एक दिल्ली में परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया जाता है और इस जो एक्ट है इसके तहत 1937 यानी कि 2 साल बाद क्या होते हैं कि प्रांतीय चुनाव भी होते हैं। प्रांतीय चुनाव होते हैं 1935 में, क्योंकि 1935 में क्या होता है, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाती है। ये पॉइंट तो मैंने लिखा ही नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1935 में प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दे दी थी, ठीक है, इनको स्वायत्तता दे दी थी प्रांतीय सरकारों को। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, और 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, ये भी आपको याद रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। आगे देखेंगे स्वराज की, इसके पहले हम थोड़ा सा कुछ देखेंगे, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग है, यहाँ से देख लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और क्या है साथ में लॉर्ड केनिन कर लेते हैं। लॉर्ड, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको एक जगह हम करते हैं। लॉर्ड केनिन हो गया, फिर लॉर्ड माउंटबेटन हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन ये हो गए। फिर आ जाएंगे सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। तो ये सभी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, इनको हम देख लेते हैं कैसे। ये वॉरेन हेस्टिंग क्या है, बंगाल से संबंधित हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा, तो इनके ज़्यादा नहीं लिखेंगे। बंगाल से क्या, ये अंतिम गवर्नर होते हैं, और क्या होते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे। और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ये क्या है, ये जो है इसके बंगाल के अंतिम जो है, ये बंगाल के अंतिम क्या होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं, और भारत के प्रथम क्या होते हैं, ये प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है। ये गवर्नर जनरल ही रहेंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद इनके उससे बन गया था, वॉरेन हेस्टिंग से बन गया था, ठीक है। गवर्नर, ये दोनों में गवर्नर जनरल ही रहेंगे, वो ये एक में गवर्नर रहते हैं, दूसरे में गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और केनिन की बात करें तो केनिन जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। ये जो एक हैं विलियम बेंटिंग, इनका दोनों ही पद अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल का होता है, बाकी सबका अलग अलग होता है। तो ये क्या है, भारत के क्या है, भारत के प्रथम क्या होते हैं, अंतिम होगा यहाँ पर, भारत के क्या हो जाएगा, अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, ये अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, प्रथम जो है क्या हो बन जाते हैं, वायसराय, क्योंकि इनके टाइम पे सत्ता चेंज हो जाती है, ब्रिटिश सरकार मतलब जो सम्राट होते हैं उनका शासन यहाँ पर चलने लगता है। तो प्रथम वायसराय ध्यान रखना है, इसलिए एक जगह कर रहे हैं, और आप भी रिवीजन करिए मेरे साथ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय, ये जो माउंटबेटन है, तो
अंतिम वायसराय, भारत की बात हो रही है, हम क्यों लिखें बार बार भारत, वायसराय। और फिर ये क्या बने थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। स्वतंत्र भारत, देखिए अब फिर से जो है ये चेंज हो गया, स्वतंत्र भारत के क्या बन गए थे, गवर्नर जनरल। फिर से जो है चेंज हो गया, पद चेंज हो गया, वायसराय से गवर्नर जनरल हो गया, किसमें, माउंटबेटन में। फिर राजगोपालाचारी की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल और जो है प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये स्वतंत्र भारत के क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि यही पहले गवर्नर जनरल बने, यही सबसे आखिरी बने, इनके आगे पीछे कोई नहीं बना। तो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यहाँ एक एक लाइन में दे रही हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ऐसे पूछते हैं कि जो कौन सा मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था, कौन सा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मेमोराइज कीजिए और आंसर जो है ठीक से दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ खिचपिच हुआ है तो आप हमारी वॉइस से जो है कर सकते हैं, वैसे सब समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे हम, स्वराज की सर्वप्रथम मांग जो है स्वराज विधेयक के द्वारा, ठीक है, ये विधेयक स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में जो है तिलक के द्वारा की गई थी। देखो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर स्वराज की बात है कि स्वराज की सर्वप्रथम मांग किसने की, तो वो तिलक थे। ठीक है, और कब किया था, 1895 में किया था, 1895 में किया था। यदि बात आए कि कांग्रेस ने अपना जो है स्वराज की मांग कब रखी, कब ये जो किया उसके उद्देश्य को मतलब बनाया, कब मांग रखी, कब इस पर प्रस्ताव पारित किया, तो वो चीज़ें जो हैं बाद में आएंगी। ये आई थी 1929 में आई थी। तो लेकिन अगर सर्वप्रथम आए और कांग्रेस का नाम ना आए तो ये आ जाएंगे, तिलक महोदय आ जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिफरेंस है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू हुआ। कब से हुआ, 1930 से शुरू हुआ था। ठीक है, ये 1930 से शुरू हुआ था। कब हुआ था, जब ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में रावी नदी के तट पर, उसी में जो है पूर्ण स्वराज का इन्होंने डिसीजन लिया था। और फिर 26 जनवरी को इन्होंने कहा था कि ये हमारा स्वाधीनता दिवस के रूप में हम हर साल 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और ये शुरू कब से हुआ था, जैसे डिसीजन लिया शुरू कब से हुआ, तो अगले साल यानी कि 1930 से ये चीज़ शुरू हो गई थी। तो ये 1930 शुरू हुआ था और ये 21 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने, नेहरू ने अध्यक्षता की थी इसकी। और यहीं पर जो है इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था और स्वराज की मांग की थी। और जो है रावी नदी के तट पर जो है इन्होंने स्वाधीनता का झंडा फहराया था, वंदे मातरम के नारे वगैरह लगाए थे। तो लाहौर अधिवेशन यहाँ लिख लेते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929। इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि स्वाधीनता की अपनी मांग रखते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की, रावी नदी के तट पर की है, लाहौर अधिवेशन था ये, और स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाने का डिसीजन हुआ किसमें, लाहौर अधिवेशन में हुआ। और 1930 से इन्होंने शुरू कर दिया था मनाना हर साल। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया। सीधे सीधे पूछता है कि जो अगस्त प्रस्ताव जब आया तो किसके द्वारा लाया गया, या तब वायसराय कौन था, तो लिथगो था। रट लीजिए, एक एक लाइन से दो दो तीन क्वेश्चन जो हैं पुटअप होंगे, आ सकते हैं, बन सकते हैं। तो किस तरह से पूछेगा पता नहीं, तो आप इसको जो है अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। ये क्रिप्स मिशन कब आता, 1942 में आता है। इसमें जो क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय लिथगो था। तो देख लीजिए, ये जो अगस्त प्रस्ताव है और क्रिप्स मिशन है, दोनों के वायसराय एक ही हैं। दोनों में जब आते हैं ये दोनों प्रस्ताव, तो दोनों में वायसराय एक ही है, लिथगो है, रिलेट कीजिए।
जब ये क्रिप्स मिशन आया था तो गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था और नेहरू ने डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बोला था, और केटी शाह ने भी इसको बोला था। और भी तो मैंने संविधान पर जो है एक बढ़िया सी वीडियो बना रखी है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी हैं, थोड़ा सा हमने अच्छे से बता रखा है। तो ये 120 है नंबर, इसका जो है प्रैक्टिस नंबर मैराथन 120 है, वहाँ पर जाएंगे वो देख लीजिए। और उसके आगे पीछे जो है संविधान से संबंधित निर्वाचन आयोग, मंत्रिपरिषद, राज और जो है राष्ट्रपति वगैरह की भी लगी हुई हैं, तो ये सब देख लीजिए स्पीड में डाल करके, आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आगे देखेंगे हम, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को हुआ, और मतलब प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त 1942 को जो है आंदोलन प्रारंभ हो गया था। प्रस्ताव पारित होने का अलग अलग है, लेकिन ये जो है 9 अगस्त 1942 को आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया था। इसका हमने कल की प्रैक्टिस में भी बताया था इस बारे में। और आगे देखेंगे, वेवेल को वायसराय बना दिया गया। जब यहाँ संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुआ तो क्या किया गया कि वेवेल को वायसराय बना दिया गया। यहाँ पर जब ये क्रिप्स मिशन आया, यहाँ पर संवैधानिक गतिरोध है तो निम्नलिखितों को हटा करके किसको बनाया? वेवेल को वायसराय बना दिया। और वेवेल योजना पेश हुई, कब पेश होती है? ये 1949 में होती है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कौन सा था आंदोलन प्रारंभ हुआ, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 9 अगस्त 1942 से जो है शुरू होता है ये। आगे देखेंगे, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 में भारत आया। इसमें कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। जो क्रिप्स मिशन में थे वही यहाँ पर भी हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 जो है थे, ये संविधान की जो कैबिनेट सभा थी उनकी, तो उसी के मंत्री थे। और ये तीनों मंत्री जो है तभी ये कैबिनेट मिशन इसका पड़ा। तो ये तीनों कैबिनेट मंत्री जो है भारत में आए। क्या कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? 24 मार्च 1946 में आया। और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है, बहुत बार पूछता है, इम्पॉर्टेंट है कि किस योजना से संविधान सभा का निर्माण हुआ, बार बार पूछता है, 1000 बार पूछता है। तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसके सदस्य कौन होते हैं? ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर, लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर, ऐसे कर सकते हैं। आगे देखेंगे, ये जनगण मन गीत को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जनगण मन राष्ट्रगान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 393 में है, ठीक है। 3 × 3 = 9, कुछ भी आप लगा लीजिए। 393 अनुच्छेद जो है इसमें है, तो इसको नहीं भूलना है। टोटल 395 जो है क्या है? अनुच्छेद हैं, और उससे जो है थर्ड लास्ट 393 क्या है हमारा? यही है। उसमें है, लिखा हुआ है कि भारत का संविधान, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। वैसे इसमें सारी चीज़ें हमने इम्पॉर्टेंट रखी हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसे लगता है कि हर साल ही आती हैं। आगे है, संविधान सभा का सलाहकार समिति का अध्यक्ष। जो संविधान सभा की सलाहकार समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में कितने सदस्य होते हैं? 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को क्या होती है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। किसकी? संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक होती है, और इसमें 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, कितने अधिवेशन होते हैं? तो 12वां अधिवेशन होता है, और 12वां और अंतिम अधिवेशन इसी दिन कंप्लीट हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को ये कंप्लीट होता है। इसी में जो है, जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, इनको इसी अधिवेशन में यानी कि अंतिम बैठक में
राष्ट्रपति चुन लिया जाता है इनको, और इसमें सदस्य जो साइन करते हैं 184 सदस्य इसमें साइन करने के लिए होते हैं। तो इसमें देखो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्र चिन्ह जो है सारनाथ से लिया जाता है। इसमें जो राष्ट्र चिन्ह लिया गया है वो सारनाथ से लिया गया, और सत्यमेव जयते जो है ये शब्द जो है ये मुंडकोपनिषद से उठाया गया है। तो शॉर्ट में देखते हैं सारे फैक्ट। आगे देखेंगे माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून को आती है। तो ये 3 जून की योजना भी इसलिए इसको कहा जाता है। माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना भी कहा जाता है। और इसका जो माउंटबेटन योजना का उद्देश्य क्या था, यानी कि इसका उद्देश्य लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? तो भारत पाकिस्तान विभाजन का प्रावधान करना था। तो ये जो भारत पाकिस्तान विभाजन अगर बात करें, सीधा सीधा पूछता है भारत पाकिस्तान विभाजन किस योजना के द्वारा हुआ? तो जो माउंटबेटन योजना आती है इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। इसी में जो है भारत पाकिस्तान विभाजन का प्रावधान किया गया। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, पर जहाँ याद आ जाता है कुछ बहुत खास दिखता है वो मैं बता देती हूँ। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। आगे भारतीय संविधान सभा के उपराष्ट्रपति HC मुखर्जी और कृष्णामाचारी चुने गए थे। जो भारतीय संविधान सभा थी उसके उपसभापति जो थे, उपसभापति कौन चुना गया था? HC मुखर्जी और कृष्णामाचारी चुने गए थे। ठीक है। और इसके जो है ये अस्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी फिर ये बन गए थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ठीक है। आगे देखेंगे 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार गठित होती है। और क्वेश्चन आता है कि अंतरिम सरकार जो नेहरू के नेतृत्व में गठित होती है तो ये कब गठित होती है? तो ये 2 सितंबर 1946 को गठित होती। इसकी घोषणा कब होती? 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हो जाती है। ठीक है। अध्यक्ष जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जो वायसराय थे, बेवल थे ना, ये उस समय वायसराय थे और यही इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन था? नेहरू थे। कुल 13 सदस्य थे। ठीक है। टोटल नेहरू को लेकर लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। नेहरू को लेकर जो है टोटल 13 सदस्य थे वहाँ पर। क्वेश्चन आपको दे देगा कई सारे सेंटेंस कि बताइए जो अंतरिम सरकार के बारे में क्या कथन सही है। नेहरू अध्यक्ष थे, वायसराय उपाध्यक्ष थे, ऐसे उटपटांग से थोड़ा गलत देगा, कुछ सही देगा तो उसमें आपको सेग्रीगेट करना होगा। इसमें देखो 13 सदस्य थे और क्या थे? नेहरू उपाध्यक्ष थे और ये वायसराय थे। वायसराय जो है अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ध्यान रखनी है। ठीक है। और ये सभी 13 सदस्य तो क्या थे? कार्यकारी के सदस्य थे। ये भी सेंटेंस देता है कि कार्यकारी के सदस्य थे, तो हाँ ये कार्यकारी के सदस्य थे, वायसराय की कार्यकारी के सदस्य थे। जो 13 सदस्य थे सभी। आगे देखेंगे अविभाजित भारत की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 में कहते हैं ना संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो उसको घुमा के दे दिया। अविभाजित भारत की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। ठीक है। इससे यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया। कब किया? केशवानंद भारती केस में स्वीकार किया। जो संविधान की प्रस्तावना है, तो ये जब केशवानंद भारती केस से पहले इसने क्या किया था कि मना कर दिया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कह दिया था। कौन से केस में? ये जो बेरुवारी केस था, इसमें क्या बोला था? इसमें बेरुवारी में नहीं माना क्या? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है। जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना को संविधान का अंग जो है नहीं माना, संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है। और कब माना? जब ये केशवानंद भारती केस आया था, इसमें जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि किस केस में संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, तो बेरुवारी में नहीं माना गया। किस केस में संविधान को प्रस्तावना को संविधान का जो है भाग स्वीकार किया गया, तो केशवानंद भारती केस में स्वीकार किया गया। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है। थोड़ा प्रस्तावना के बारे में देख लेंगे, क्योंकि जो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मूल अधिकार से नीति निर्देशक तत्व हो गए और
मौलिक अधिकार हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो प्रस्तावना है ना, इसमें शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, यहीं शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। शक्ति का स्रोत कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो है शक्ति का स्रोत हैं किस? संविधान का। ठीक है, संविधान का स्वरूप क्या है? तो संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो है संविधान का स्वरूप है। तो ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये क्या जो 42वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? जो 42वां संशोधन कब हुआ था? आपातकाल के दौरान हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ था आपातकाल में? 1976 में हुआ था ये संशोधन। तो इसमें जो ये 2 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है, ये 2 वर्ड समाजवादी पंथ निरपेक्ष इसमें जोड़े गए थे। उसके पहले सिर्फ अगर ये भी पूछता है कि मूल संविधान में कितने शब्द स्वरूप क्या था संविधान का, तो संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, सिर्फ 3 शब्दों का वहाँ पर मतलब थे, वहाँ पर 3 शब्द, यही स्वरूप था। बाद में 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल 5 शब्द हो जाते हैं। संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, गणराज्य का मतलब होता है कि कोई भी पद यहाँ पर वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य का मतलब ये होता है कि पद जो है, जो राज्य का मतलब क्या है, प्रधान है, ठीक है, तो वो उसका पद क्या होगा? वो पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे न्याय की बात। संविधान में न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। यहाँ पर धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, ध्यान रखना। धार्मिक न्याय आएगा, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा आपको, धार्मिक न्याय को हटा देना है। बाकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक 3 न्याय की बात की गई है प्रस्तावना के अंतर्गत, आप ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। समता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा एवं अवसर। इन सबसे क्वेश्चन इतने ज़्यादा बनते हैं कि आप इनको रट लीजिए। दे देंगे कि जो है कितने प्रकार की समानता दी गई है संविधान में, अलग अलग दे देंगे। और जो आप प्रतिष्ठा एंड अवसर की समानता, यही सही है, यही ऑप्शन आपको चूज करना है। ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है, अगला है संविधान का भाग 2, ये देख लेते हैं। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक दी गई है। नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, कहाँ से? 5 से और 11 तक किए गए हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ है और ये ब्रिटेन से हमने लिया है। अनुच्छेद 11 इसमें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। यानी कि अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो ये बहुत ही है। विधि, नागरिकता संबंधी विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। किस अनुच्छेद के द्वारा ये मतलब बात कही गई है? तो अनुच्छेद 11 के द्वारा कही गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आगे हम CAA की बात कर लेते हैं, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या हुआ है? ये 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अंतर्गत क्या था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से आए हुए सभी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम को नहीं, सभी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन तथा जो बौद्ध होंगे और जो ये लोग जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे होंगे, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये संशोधन जो है 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया था। कब से किया गया था? इसमें ये प्रावधान थे कि इन कास्ट का जो है क्या किया जाएगा कि अगर 2014 से 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे हैं तो इनको नागरिकता दे दी जाएगी। और 10 जनवरी 2020 से ये प्रावधान जो है नियम लागू कर दिया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था, यानी कि जो ये CAA है ये अमित शाह के द्वारा 2019 में पेश किया गया था। ठीक है, अब ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर पूछा जाता है कि किसके द्वारा पेश किया गया तो 2019 में अमित शाह के द्वारा पेश किया गया और 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया। इसमें उन सिटीजन को जो कि 2014 से दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 से रह रहे थे भारत में, और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और यहाँ के पाकिस्तान के आए हुए
हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनको जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। ये थोड़ा सा अभी लेटेस्ट है तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक प्रकार से करंट अफेयर में भी आ जाएगा। तो आगे है मौलिक अधिकार, कहाँ से, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है दिया गया है, और ये भाग 3 है। ठीक है, जो संविधान का भाग 3 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी जाती है। ठीक है, ये परिभाषा से संबंधित है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाता है राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो एक तो ये अनुच्छेद 12 में दी गई है, फिर जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो वहाँ पर जाकर के अनुच्छेद 36 में दी गई है, और उसमें ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 36 का मतलब वही है जो कि अनुच्छेद, मतलब राज्य का मतलब वही है जो कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। सीधा बोलता है क्या, मतलब राज्य का मतलब यही है कि जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है, यानी कि राज्य शब्द का जो है राज्य क्या है ये 2 जगह बताया गया है। 12 में उसको डिटेल दिया गया है, और अनुच्छेद 36 में 12 को जो है रेफरेंस दिया जाता है कि 12 में है वही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 2 जगह दिया गया है, 12 में पूरा डिटेल में दिया गया है, 36 में जाके जाओ तो रेफरेंस दे देता है हमें, वापस 12 में भेज देता है कि 12 में जाके देखो राज्य क्या है। और इसमें राज्य कौन होंगे, राज्य को क्या माना है कि कौन राज्य होंगे, संसद एवं केंद्र सरकार होगी, विधानमंडल एवं राज्य सरकारें होंगी, प्रमुख पदाधिकारी होंगे, अन्य पदाधिकारी होंगे, या ये सारे लोग जो हैं किसमें, राज्य में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम विधि की बात करें तो विधि में क्या आ जाएगा, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, विनियम, प्रतिबंध, रूढ़ि, प्रथा, जो हमारे कानून के हिसाब से अभी चली आ रही जो प्रथाएं हैं तो वो भी क्या है, कानून के रूप में जो फॉलो की जा रही हैं तो वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नियम, निर्णय, अधिनिर्णय, ये सब विधि में आ जाएंगे, और सरकार, केंद्र सरकार की और पदाधिकारी सारे आ जाएंगे परिभाषा में। मतलब राज्य क्या है, तो राज्य वही है, वही जो सरकारें हैं, पदाधिकारी हैं, वही राज्य है। तो आगे देखेंगे हम। तो ये ये क्वेश्चन भी आता है कि अनुच्छेद 13 में जो है विधि की बात की गई है, और अनुच्छेद 13 जो है कुछ और भी कहता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक जो है मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद जो 32 में है, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का जो है बताया गया है। संवैधानिक उपचार यानी कि अगर हमारे अधिकारों को कोई वायलेट करता है तो हम उनको रिस्टोर करने के लिए कहाँ पर प्रावधान है, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा हम जाते हैं, हमें यह अधिकार दिया गया कि हम जब हम वो करेंगे, न्यायालय में जाकर के अपने क्लेम करेंगे अधिकारों के लिए, तो न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। चलिए उसको हम आगे बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसको, मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं। समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। मौलिक अधिकार आप जो है पूरी तरह से पढ़ेंगे, यहाँ हमने सब कुछ बहुत ही अच्छे से समराइज करके दिया है, 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसको आप जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में, 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं 29 और 30 में दिए गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया, अब इसको हम अलग अलग भी देखेंगे। चलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो हैं ये भी देख लेते हैं। इसमें जो है 5 प्रकार की रिट्स जारी करती, अगर जो ये मौलिक अधिकारों को रिस्टोर करने के लिए ये जो क्या है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश में पूछ लेगा, हिंदी में पूछ लेगा। परमादेश, मैंडमस, अधिकार प्रच्छा, क्यू वारंटो, प्रतिषेध, प्रोहिबिजन, उत्प्रेषण, सर्टियोररी। ठीक है, तो ये जो है इसमें 2-3 चीज़ों का ये जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का होगा कि सशरीर जो है प्रत्यक्ष हो जाओ, इसका ये मतलब निकलता है। परमादेश का मतलब होता है मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है कि आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हैं, जिस पद पर आप बैठे हैं तो उस पद पर किस अधिकार से बैठे हैं, तो वो पूछता है। ये 3 चीज़ें बहुत पूछता है, आगे देखेंगे हम। अनुच्छेद 14 देखेंगे, अब इसको 1 बाय 1 देख लेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता होने चाहिए। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में दिया गया है। 15 क्या कहता है, 15 कहता है
कि धर्म, जात, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई जाए, मतलब रोक है इसमें। 16 क्या कहता है? 16 लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता की बात कहता है। 17 छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। 18 उपाधियों की अंत की बात करता है, और ये जो शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों को छोड़कर और किसी प्रकार की उपाधियों पर वो रोक लगाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरा मौलिक अधिकार ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें से ये चीज़ें तो यहाँ से, और फिर उसके बाद शोषण का अधिकार हो गया, फिर उसके बाद जो है अल्पसंख्यक का हो गया। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि एक एक अनुच्छेद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन यहाँ से बनने पक्का है। आगे देखेंगे समता के अधिकार में अनुच्छेद जो समता का अधिकार है, तो ये 15 से 16, 15 और 16 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। 14, 17, 18 ये गैर नागरिक भी जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाय चांस पूछ ले तो लिख दिया है मैंने, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक एक जो है अनुच्छेद इसका इम्पॉर्टेंट है। 19(1) में कितने 6 प्रकार की हमको स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। कितनी प्रकार की दी गई हैं पूछ लेता है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हमको मिली हैं। 19 के सबसेक्शन ए का ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बी शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और सी संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता देता है, और डी अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता देता है, और ई कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता देता है, और एफ संपत्ति का अधिकार इसमें था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा 44th अमेंडमेंट कब होता है? ये होता है 1978 में होता है। तो इसके द्वारा जो है इसको यहाँ से हटा करके 300 के सबसेक्शन ए में रख दिया है, और ये अब एक विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, एफ के अंदर क्या है? संपत्ति का अधिकार है, जो कि अब हट गया है, एफ से फेंक दिया, निकाल फेंका, एफ से निकाल फेंका। चलिए आगे देखेंगे। जी का मतलब है आजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे समझते हैं कि हमने जो है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ मिली, और 19(1) के तहत फिर हमने क्या किया? हमने वाक अभिव्यक्त की, यानी कि विचार विमर्श किया, फिर शांतिपूर्ण सम्मेलन किया, उसके बाद अपना संघ बनाया, ग्रुप बनाया, और फिर सारे ग्रुप बना करके आबाद भ्रमण पर यानी कि देश भ्रमण पर निकल गए। वहाँ से हमको जहाँ अच्छा लगा वहाँ हम निवास करने लग गए, और फिर क्या है कि आजीविका, जब निवास करने लग गए तो हमें आजीविका की ज़रूरत पड़ी, यानी कि जो व्यापार कारोबार उसकी ज़रूरत पड़ी, हम फिर वहाँ व्यापार और कारोबार भी करने लग गए। तो क्या हुआ? हमने विचार विमर्श किया, फिर सम्मेलन किया, फिर समिति बनाई, अपना ग्रुप बनाया, फिर घूमने निकल पड़े, फिर जहाँ अच्छा लगा वहाँ रुक गए, फिर वहीं पर व्यापार करने लग गए। इसको ऐसे एक सीक्वेंस में कर सकते हैं। बीच में जो एफ आएगा तो एफ को आपको जो है निकाल फेंकना है, यानी कि वो संपत्ति का अधिकार जो अब निकाल दिया गया है। तो ए बी सी डी ई, एफ को निकाल फेंको, जी पे आ जाओ। तो ये जो हैं सभी हैं संबंधित हैं उससे, और अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद 19 के ही तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार है। इसको बस आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसके ऊपर जो अपराध लगे हैं वो प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, और तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, 3 बातें दी गई हैं कि जब तक जो है प्रूफ ना हो जाए कि ये जो है प्रूफ ना हो जाए कि ये अपराधी है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि किसी विधि का उल्लंघन ना हो, यानी कि अगर वो उसने कुछ अपराध किया है, लेकिन मान लिया कुछ उसने काम कर दिया है ऐसा, लेकिन उससे किसी विधि का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो भी उसको अपराधी नहीं समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब उसने कुछ किया भी नहीं और फालतू में उस पर आरोप डाल करके आप उसको जेल में डाल दो। तो अगर कोई विधि का उल्लंघन वो नहीं कर रहा है तो आप उसे जो है मतलब बंदी नहीं बना सकते हैं, दोष उसके ऊपर दोष नहीं डाल सकते हैं। तो ये भी है एक। और तीसरा क्या है? डबल, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध हेतु तो 1 से अधिक बार दंडित या विचारित नहीं किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यही पूछता है इसमें कि किसी व्यक्ति को 1 से ज़्यादा दंडित न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में है। तो इसमें 3 प्रकार की बातें की गई हैं कि अगर विधि तोड़ता है तभी अपराधी है, अगर प्रूव्ड होता है तभी अपराधी है, और जो है 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, मतलब एक से ज़्यादा बार
एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी, नहीं है ना, एक से ज़्यादा जो है सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ईजी हैं, आप ऐसे ही ध्यान रख लेंगे। बस 20 अनुच्छेद जो है 20 ध्यान रखना है। फिर अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात, इसको ऐसे आप सुन लीजिए कि इसमें क्या क्या है। इसमें निजता का अधिकार है, जो हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके ये बहुत जो है वास्ट होता जा रहा है। जो न्यायालय है और इसने जो है इसको काफ़ी वास्ट बना दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं। तो निजता का अधिकार आ गया है हमारा, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार आ गया है, शिक्षा का अधिकार आ गया है, भोजन का अधिकार आ गया है, त्वरित विचारण का अधिकार आ गया है, यानी कि जेल में हम बंद पड़े न रहें, अगर हम बंद हैं, हमारे ऊपर कोई दोष है तो उसको त्वरित विचार करके हमें जो सज़ा देनी हो दो, नहीं अगर हम नहीं अपराधी हैं तो हमें जो है छोड़ो। तो त्वरित विचारण का अधिकार है इसी के अंदर। जीविकोपार्जन का अधिकार है, जीने मरने का अधिकार है, ये सारे अधिकार जो है इसके अंदर कर दिए गए हैं। तो इसको तो आपने ऐसे सुन लिया, बस थोड़ा सा कभी पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अधिकार जो है रखे गए, सभी कॉमन से हैं, आपको पता भी होगा। अनुच्छेद 21 जो है 21A, ठीक है, इसमें क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये 86 जो अमेंडमेंट होता है 2002 में, इसके द्वारा जो है इसको मतलब ये प्रावधान किया गया है। और 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको फ्री शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का इस अधिकार उनको दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 20 समझ में आ गया। दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार है, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है, और तो उसी में 21 का सबसेक्शन ए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। ये 86 संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब देखेंगे अनुच्छेद 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। क्या है, गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। इसका क्या है, ये भी पूछ सकता है, गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो सीधा सीधा 22 है। या फिर इसके अंदर जाके पूछेगा कि इसमें दिया क्या है, इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं कि 22(1) में आप यहाँ पर देख लीजिए, बाकी इतना वो अंदर जाकर के पूछेगा नहीं, एक कॉमन सेंटेंस ही पूछेगा, लेकिन आप समझ लीजिए इसको थोड़ा सा स्टोरी की तरह। अनुच्छेद का जो सब सेक्शन 1 है, इसमें गिरफ्तारी का कारण बताना है आपको, कि मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो उसको पहले गिरफ्तारी का कारण बताओ, तो ही जो है उसे गिरफ्तार करो। दूसरा है, उस व्यक्ति को अपने पसंद का वकील जो है करने की छूट होनी चाहिए, ताकि वो अपने पसंद का वकील कर ले और वकील उसकी जो है वकालत करे। 2 चीज़ें हो गई अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और 22 का जो 2 है, सब सेक्शन 2, अनुच्छेद 21 नहीं होगा, अनुच्छेद 22 की बात हो रही है, यानी कि अनुच्छेद 22 का 1 के अंतर्गत कारण बताना है, पसंद का वकील लेना है। और अनुच्छेद 22 का सब सेक्शन 2 जो है, ये क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, किसको, ये 22 के अंतर्गत ही है। तो ये सब सेक्शन जो 1, 2 ये तो बहुत डिटेल में हो गया, इतना नहीं पूछता है, लेकिन यही वाला पूछता है हमेशा, इम्पॉर्टेंट है कि 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी से संबंधित है, और ये क्वेश्चन इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जो ये अनुच्छेद 22 है, सिर्फ इसी में, संविधान में, अगर हम संविधान की बात करें कि पूरे संविधान में जो है सिर्फ अनुच्छेद 22 में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिर्फ एक ही जगह किया गया, अनुच्छेद 22 में। कहाँ किया गया, सब क्वेश्चन आता है, मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो अनुच्छेद 22 में हुआ है। कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पहुँचाना होता है, तो वहीं पर जो है मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे 23, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और मानव दुर्व्यापार पर रोक। ठीक है, मानव दुर्व्यापार पर रोक। और 24 क्या कहता है कि ये 14 वर्ष से जो कम बालक होंगे, बालक बालिका दोनों, यानी कि बच्चे कर लेते हैं यहाँ पर, बच्चे को किसी जोखिम भरे काम में नहीं नियोजित किया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 24। लेकिन वर्तमान समय में
इसकी परिभाषा थोड़ा सा चेंज हो गई है। जो शिक्षा का अधिकार मिल गया है, मौलिक अधिकार है, उसके द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं से उनको शिक्षा का अधिकार है। तो अभी पूरी तरह से जो है श्रम पर रोक लगा दी गई है 14 साल से कम बच्चों की, और वो पढ़ने जाएंगे, और वो क्या है कि उनकी ये पढ़ने लिखने की उम्र है और शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है, इसलिए वो पढ़ने जाएंगे। और 11वां मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ करके पेरेंट्स की ये ड्यूटी बना दी गई है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। तो देखिए, सारी चीज़ें रिलेट कीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 25 धार्मिक आचरण प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। जो ये है, ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आचरण करने की और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है देता है। और 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है व्यक्ति को। ठीक है, 27 और 28 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो लिख दिया है मैंने। धार्मिक जो है, धार्मिक कर नहीं लगाएगा। राज्य क्या करेगा कि राज्य के द्वारा धार्मिक कर नहीं लगाए जाएंगे। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि वो कोई शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यदि वो खास किसी उसके लिए धर्म से संबंधित नहीं है, जैसे कि उर्दू विश्वविद्यालय, तो वो उर्दू के लिए ही बना है, तो वो एक अलग बात है, और अदरवाइज नहीं दी जाएगी। ऐसा मतलब यहाँ पर प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो इसमें जो है 2 अनुच्छेद आते हैं, एक ये आता है और दूसरा 29 और 30 आता है। तो अनुच्छेद 29 में क्या कहता है कि जो सभी वर्ग होंगे तो उनको अपने विशेष भाषा, लिपि, संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, 30 क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक होंगे अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व पोषण का अधिकार होगा। इसके सब सेक्शन भी हैं, लेकिन सब सेक्शन पे हम नहीं जाएंगे। जो मेन चीज़ पूछता है वो यहीं से पूछता है, इतना ही पूछता है। ठीक है, तो वहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। भाषा, लिपि, संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार 29 के अंतर्गत है, और अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा उसका पोषण करने का अधिकार 30 के अंदर है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक की अगर बात आए, खास तौर पे अल्पसंख्यक को जो है अपने संस्थानों का पोषण और जो है स्थापना की बात किस में कही गई है, तो ये अल्पसंख्यक 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग जो है अनुच्छेद 30 से संबंधित है। सीधा सीधा क्वेश्चन करता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये अभी क्या है, हमने ये ख़त्म कर दिया। क्या है हमारा मौलिक अधिकार। जो संविधान का भाग 3 है इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा कहा गया, यानी कि अधिकार पत्र कहा गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्या है, भाग 4 देखेंगे। यहाँ पर हम भाग 4 DPSP है। इसके सब कुछ नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही देखेंगे। ये भाग 4 में DPSP का जो है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका प्रावधान किया गया है भाग 4 में। और कहाँ से कहाँ तक है ये जो है, ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, भाग 4 में है। देखिए अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य वही है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, वही राज्य वही है जो अनुच्छेद 12 में वर्णित किया गया है। ठीक है, वही तात्पर्य जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा आता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि DPSP जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये कहाँ पर दिया गया है, तो अनुच्छेद 37 में दिया गया है। इसीलिए मैंने ये जो लाइन बार बना दिया है, ताकि यहाँ पर एक साथ देख के चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 जो है क्या कहता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि क्या होगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। यानी कि इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, इसको शॉर्ट में हमने ऐसे लिखा है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो मैंने इसको पहले कभी दिया था तो किसी ने कमेंट किया था
कि लोक कल्याणी कहाँ पर दिया, लोक कल्याणकारी राज्य की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। तो अगर यदि आप सुन रहे हैं तो हुई है, अनुच्छेद 38 में हुई है, DPSP में हुई है। आप थोड़ा सा उसको उठा करके देखिए, की गई है बात इसकी, लोक कल्याणकारी राज्य की। और ये क्वेश्चन आता है, अगर PGT लेवल में थोड़ा हाई क्वेश्चन पूछ लिया तो सीधा पूछेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था या प्रावधान कहाँ किया गया है। तो आपको आंसर देना है अनुच्छेद जो 38 है उसमें है। किस भाग में है, तो अनुच्छेद भाग 4 में है। किस जो कौन से जो नियम है उनके अंदर है, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है अनुच्छेद 38 में। ठीक है। अनुच्छेद जो 39 है ये निर्देश देता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे अपने लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनानी है वगैरह वगैरह। तो ये मतलब कैसे जो है वेतन में महिलाओं और पुरुषों को एक समान वेतन का जो है प्रावधान करना है, ये सारी चीज़ें निर्देश में दी गई हैं। जो अनुच्छेद 39A है यहाँ से लेकर के 51 तक, ये क्या है, नीतियों की बात करता है। और 51 को आपको ज़्यादा ठीक से समझना है, क्योंकि 51 कई तरह से घुमा के पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संधि समझौता इन सब की बात कहाँ की गई है, तो 51 में की गई है। फिर पूछेगा कि जो है विदेश नीति की बातें जो हैं, विदेश नीति संबंधित बातें किस अनुच्छेद में बताई गई हैं, तो भाई 51 में ही बताई गई हैं। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बात आ गई, शांति सुरक्षा की बात आ गई, ट्रीटीज़ की बात आ गई कि कैसे जो है उनको करना है, तो अगर ये सब सारी बातें आ गई हैं तो क्या मतलब है उसका, विदेश नीति का ही मतलब है। क्वेश्चन सिर्फ घुमाया जा रहा है। तो विदेश नीति के बारे में पूछता है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में मतलब बताया गया है, तो आप 51 को टिक करेंगे, ऑप्शन देख लेंगे वहाँ पर क्या सुटेबल आंसर है। लेकिन इन दोनों का ही अगर 51 है वहाँ तो टिक हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और विदेश नीति। ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने एक ग्राफ दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि DPSP है क्या और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। निर्देश के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें दी गई कि राज्य क्या क्या करेगा अपने नागरिकों के लिए। चलिए आगे देखेंगे हम। ये जो अनुच्छेद 39 का A है, ये देखिए 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ये जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए आप। और अनुच्छेद 40A भी 42nd संशोधन के द्वारा जो है 1967 में जोड़ा गया है। इसमें वन एवं वन्य जीवों को, जीवों लिखना यहाँ नहीं लिखा है, चलिए आप सब लोग समझते हैं, जीवों को समवर्ती सूची में रखा गया। कहाँ से निकाल कर? राज्य सूची से निकाल कर। ठीक है। कहाँ से निकाला? राज्य सूची से निकाला। कहाँ रखा? समवर्ती में रख दिया। यानी कि अब केंद्र और राज्य दोनों ही इन पर ध्यान रखेंगे, वन एवं वन्य जीवों से संबंधित जो है प्रावधान बना सकेंगे और इनका संरक्षण कर सकेंगे। ठीक है। तो वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण समवर्ती सूची में रख दिया गया है 42 के तहत, 42 संशोधन के तहत। ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 48 है, बार बार पूछता है कि जो है कृषि के महत्व एवं दुधारू पशुओं को वध करने पर जो है रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है, तो अनुच्छेद 48 लगाता है। और इसी जो है अनुच्छेद 48 में ए सबसेक्शन जोड़ करके क्या कर दिया गया है कि यहाँ पर वन एवं वन्य जीवों, क्योंकि जीवों से संबंधित है तो इसी में वन एवं वन्य जीवों से संबंधित प्रावधान जो है किस में कर दिए? समवर्ती सूची में कर दिए हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 48 जो है दुधारू पशुओं से संबंधित है, कृषि के महत्व के जो पशु हैं उनसे संबंधित है। और 48A जो वन एवं वन्य जीवों से संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे और जो वैसे स्थान होंगे राष्ट्रीय महत्व के, तो उनकी जो है सुरक्षा राज्य करेगा। सब में जो है, इन सब में राज्य नाम लिखा हुआ है, राज्य का मतलब देश, तो राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की सुरक्षा करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का कदम उठाएगा। देखिए ये सारे ही जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार आते हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक करने का प्रावधान कहाँ है, तो अनुच्छेद 50 में है और DPSP के अंतर्गत है। स्मारकों की सुरक्षा 49 में है, फिर 48 में कृषि के जो दुधारू पशु हैं उनकी, और 48 में जो है वन्य जीव हैं उनकी। ठीक है। ये सारे आ जाते हैं।
और ये समान नागरिक संहिता, ये आपका एक करंट अफेयर टाइप में हो जाएगा क्योंकि आजकल इसकी चर्चा चल रही है बहुत तेज़ी से। तो ये अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। ठीक है, ये इसमें बताया गया कि राज्य जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान करेगा, अनुच्छेद 44। ठीक है, 41 क्या कहता है? राज्य अपने सामर्थ्य अनुसार काम, शिक्षा, लोक सहायता, 3 चीज़। ठीक है, 3 काम, 3 चीज़ें कौन कौन सी? काम यानी कि रोजगार, शिक्षा और लोक सहायता। लोक सहायता में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो जैसे स्वास्थ्य और मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बेसिक सुविधाएं होती हैं। लोक सहायता उपलब्ध कराएगा किसको? नागरिकों को। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। थोड़ा इसको रिपीट करके आप वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ से। और चलिए ये देख लेते हैं कि ये जो भाग 4 है क्या है? DPSP भाग 4 है ना, तो उसी भाग 4 में ए जोड़ दिया। ठीक है, भाग 4 ए कर दिया। और जो 51 उसका लास्ट अनुच्छेद है किसका? DPSP का, उसी में जो है सब सेक्शन ए जोड़ दिया। तो भाग 4 के सब सेक्शन ए में, 51 के सब सेक्शन ए में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है और ये 42nd अमेंडमेंट 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। 42nd अमेंडमेंट है, इसे लघु संविधान कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस किए गए थे। भाग 4A जो है इसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह जो समिति थी इसकी सिफारिश पे जो है 10 कर्तव्य जोड़े गए हैं। 11वां कर्तव्य 2002 में 86 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्या है कि माता पिता बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। ठीक है, क्या है? माता पिता बच्चों को पढ़ने भेजना जो है इनकी क्या है? जिम्मेदारी है। पढ़ने भेजेंगे, हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, आपने सब पढ़ा हुआ है। तो आगे देखेंगे अनुच्छेद 44, इसको हमने देख लिया है। समान नागरिक संहिता इम्पॉर्टेंट है, आजकल चर्चा में है, पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता धारित करना और रक्षित करना ये मूल कर्तव्य का विषय है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखेंगे अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से क्या है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। आपको पता है ब्रिटेन का तो प्रभाव है ही यहाँ पर। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं। पूछेगा कौन सा जो है वो है मौलिक अधिकार है जो कि आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। तो 20 एंड 21 ये दोनों जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। अभी अभी हमने 20 और 21 पढ़ के आए हैं, आप उसको जाके दोबारा देखिए और रिलेट कीजिए। आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या तय की गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या हुआ था? संविधान सभा का निर्माण किया गया था। 389 सदस्यों की संख्या तय की गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे। इसमें टोटल 7 अंबेडकर को लेकर के भी टोटल 7 सदस्य थे। शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में होता है। जो राज्य और केंद्र के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा हो रहा है 7वीं अनुसूची में हो रहा है, यानी कि जो कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। तो किसमें है? ये 7वीं सूची में किया गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। ठीक है, बंगाल के विभाजन कब हुआ? जो बंगाल का विभाजन तो कब होता है? 2005 में होता है, लेकिन रद्द कब हुआ? रद्द होता है 2005 नहीं, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है ना। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर। 1905 में विभाजन होता है किसका? बंगाल का। ठीक है, और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, जब 1911 में सम्राट जॉर्ज परचम और उनकी महारानी आई थी यहाँ पर भारत दौरे पर, तो दिल्ली में एक प्रोग्राम किया गया और उसके बाद जो है बंगाल का विभाजन जो हुआ था तो उसमें इसको रद्द कर दिया गया। तो 1911
में रद्द हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। ठीक है। कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा कब मांग करती है? 1929 में करती है, लाहौर अधिवेशन में करती है, रावी नदी के तट पर करती है, और इसी में जो है ये निर्णय लेती है कि हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और 1930 से जो है ये काम कंटिन्यू शुरू हो जाता है। आगे देखेंगे, भारत में कलेक्टर पद का सृजन करने वाले कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। टेस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर हेस्टिंग होगा, जो ये पहले क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे, और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, और जो है बंगाल के ही क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। आगे देखेंगे, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 1920 में शुरू हुआ था, और फरवरी 22 में गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि चौरी चौरा में जो है कुछ भारतीयों ने एक पुलिस थाने को वहाँ पर आग लगा दी थी, और कुछ वहाँ पर पुलिसकर्मी जो है ब्रिटिश मारे गए थे, तो उन्होंने वापस ले लिया था। और इसी के बाद जब ये वापस ले लिया था, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। करते हैं ये लोग कौन? CR दास वगैरह। और फिर क्या करते हैं? ये कहते हैं कि हम इसके द्वारा जो है काउंसिल में प्रवेश करेंगे, तो उसके लिए स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। चलिए आगे देखेंगे, सांप्रदायिक पंचायत जो है किससे संबंधित है? रैमजे मैकडोनाल्ड से संबंधित है। हमने कल बात की थी इसके बारे में। इसमें जो है सभी ये जो थे संप्रदाय, इनको महिलाओं को अलग निर्वाचन जो है इन्होंने क्या किया था कि ये जो अल्पसंख्यक थे और महिलाएं वगैरह भी थी इसमें, इनको क्या कर दिया था कि जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना प्रस्तुत की थी इन्होंने इसमें, और इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना गया। ठीक है, इसमें किया गया कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन व आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का जिक्र था इसमें। ठीक है, और ये अगस्त 1932 में जो है इसकी बात होती है, और घोषणा किसके? जो ये रैमजे मैकडोनाल्ड है, इन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। हंटर कमेटी का संबंध किससे है? जलियांवाला बाग 1919 इसी संबंधित है, जो उसमें ये मौतें हुई थी, जो इतना सब नरसंहार हुआ था, तो उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बिठाई गई थी, ध्यान रखेंगे। होम रूल आंदोलन 1916 में होता है, जो शुरू होता है। ये भारत के लिए सुशासन, किसके लिए इसका उद्देश्य क्या होता है? कि भारत के लिए सुशासन के लिए ये आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, और संविधान सभा में पंचायतों का विरोध कौन करता है? अम्बेडकर जो है दलितों के बहुत बड़े जो है शुभचिंतक माने जाते हैं, और ये कहते हैं कि जो अगर गांव में पंचायतें हो जाएंगी तो वहाँ पर भी जो ऊंची जातियाँ हैं उन्हीं का दबदबा रहेगा, इनका कोई मतलब निकलने वाला नहीं, इसलिए ये पंचायतों का विरोध करते हैं। संविधान सभा में जो ग्राम पंचायतों का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, संविधान में पहला संशोधन कब होता है? 1951 में होता है, भूमि सुधार वगैरह को लेके होता है, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जो कि पुनर्विलोकन से बाहर रखी जाती है, पुनर्निरीक्षण जो न्यायालय का होता है उससे बाहर कर दी जाती है। आगे देखेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया का जिक्र किस में है? 368 में किया गया है। ठीक है, 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान का संरक्षक किसे माना गया? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। ठीक है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को पुनरावलोकन की शक्ति देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुनरावलोकन की शक्ति कौन देता है? तो पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को कौन देता है? अनुच्छेद 13 ही देता है। आगे है, संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 है। ठीक है, अनुच्छेदों की संख्या 395 है, और इसमें जो है सूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं, भाग कितने हैं? 22 हैं। अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, उपबंध प्रावधान किए गए हैं। इसमें तो आपकी एक NCERT में एक क्वेश्चन है कि 109 के तहत, अनुच्छेद 109 के तहत जो है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 109 के तहत ये जो है आपकी NCERT में ही सीधा सीधा दिया गया है। तो इसमें क्या है, जो धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध मतलब बातें बताई गई हैं। और अनुच्छेद 10 जो है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पूछेगा। ठीक है,
तो अनुच्छेद 10 में क्या है, परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 9 में इसके बारे में उपबंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 9 तो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। आगे है सिक्किम को सहराज का दर्जा। जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1974 में हुआ था। इसके द्वारा सहराज का दर्जा दिया गया था। और 36वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1975 में किया था, इसमें इन्होंने पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दे दिया था। सिक्किम राज्य जब अपने पूर्ण राज्य को दर्जा मिला तो कौन सा, 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था भारत में, 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं कि सहराज का दर्जा कब दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, कौन से नंबर के राज्य, मतलब किस नंबर के राज्य के रूप में जो है ये हमारे भारत में सम्मिलित हुआ। तो कई सारे चीज़ें, और ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है सिक्किम पर। आगे देखेंगे 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन है, जो कि 1978 में होता है। इसमें क्या होता है कि सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर इन्होंने जो है इमरजेंसी लगाई थी। तो जब 44th अमेंडमेंट हुआ है, जनता सरकार आई है जनता दल की, तब जो है इन्होंने क्या कर दिया कि सशस्त्र विद्रोह पर ही जो है आपातकाल लगेगा, तो सशस्त्र विद्रोह का पद का प्रयोग इन्होंने कर दिया था। आगे देखेंगे समवर्ती सूची में लोक व्यवस्था विषय नहीं है, यानी कि आपको कई सारे वहाँ विषय दे देगा और लोक व्यवस्था वहाँ पे दिया रहेगा और बोलेगा कि समवर्ती सूची का कौन सा विषय नहीं है। तो लोक व्यवस्था किसका, राज्य व्यवस्था का, जो राज्य सूची का विषय इसका है, समवर्ती सूची का नहीं है। ठीक है। दल बदल जो है प्रतिबंध, जो दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया, ये 52nd अमेंडमेंट के द्वारा लगाया गया, जो कि 1985 में हुआ था। और इसी में जो है 2003 में 19 यानी कि 91वां संविधान संशोधन जो होता है, तो इसमें सामूहिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कि दल विलय हो सकता है, पूरे दल का विलय ही हो सकता है, लेकिन जो सामूहिक दल बदल होता था उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे देखेंगे भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा, जेनिंग्स ने कहा है। क्यों कहा, क्योंकि भारतीय संविधान में वकीलों का वर्चस्व था, बहुत सारे वकील थे। ये आपके सेंटेंस में भी आ जाएगा कि क्या क्या सही है, तो रीजन दे देगा, कारण दे देगा, तो ठीक है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा जेनिंग्स ने कहा। हाँ सही है। क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो है क्या है, वकीलों का वर्चस्व था, इसलिए कहा। सही है, दोनों चीज़ें सही हैं। आगे देखेंगे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा, तो 1935 अधिनियम का रहा, हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है। ऋणी भी इसी का है, भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा ऋणी किसका है, तो 1935 का ऋणी है। सेंटेंस घुमा के देगा बस। प्रथम गोल मेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में होता है। ठीक है। और जो है साइमन कमीशन 1928 में आता है। देखो यहाँ पर 1928 भी होगा, 1927 भी आ सकता है। 1927 में जो है इसका गठन होता है और 1928 में ये भारत पहुँचता है। तो अगर 1928 वहाँ पर है तब तो आप इसे टिक करेंगे। अगर बाई चांस वहाँ पर आपको आयोग कन्फ्यूज कर रहा है तो 1927 है तो आप इस पर टिक कर देंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो जो अम्बेडकर थे तीनों सम्मेलन में भाग लिया था और जो गांधी थे उन्होंने सिर्फ दूसरे में लिया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे हम राज्यों की संघ की अवधारणा कनाडा से लिया गया। जो संघ की अवधारणा है कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। संविधान में 22 अध्याय हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 मूल अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इन्हीं में सब सेक्शन कर दिए गए हैं। तो अभी मूल पूछे या अनुच्छेद टोटल पूछे आपको 395 ही देना है, क्योंकि जो अनुच्छेद के सब सेक्शन बढ़ाए गए हैं, जैसे कि 51 में एज बढ़ा दिया गया, भाग 4 का 4A कर दिया गया है ना, तो ऐसे ही सब सेक्शन बढ़े हैं। आगे देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ है। ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम पे किसको अधिकार है, तो संसद को अधिकार है। और नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में पारित हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे संशोधन होते जा रहे हैं। ठीक है। अभी एक तो यही हुआ है CAA है ना, जो 2020 में लागू हुआ है 10 जनवरी है ना। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है। जो अनुच्छेद 61 में जो है प्रक्रिया दी गई है, उसी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। कब शुरू होता है? तो ये शुरू हो जाता है कब? 1952 में शुरू होता है। 2 अक्टूबर 1952 को ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू होता है। न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका से संबंधित है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता या जो है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब क्या है? इससे किससे? न्यायिक सक्रियता से जो है संबंधित है। आगे है अनुच्छेद 74 का सब सेक्शन 1, राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति हैं उनको परामर्श देने हेतु तो एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 75 का सब सेक्शन 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और PM की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, यानी कि राष्ट्रपति करेगा, पहले प्रधानमंत्री करेगा फिर PM की सलाह पर अन्य मंत्रियों की करेगा। ठीक है, संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। जब दोनों किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई मतभेद होगा तो उसको जो है गतिरोध हटाने के लिए 108 का प्रावधान 108 के तहत संयुक्त सत्र का प्रावधान किया गया। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेनाधिकारी होता है। ठीक है, बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो PM को मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, PM मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश को लेकर के टोटल संख्या कितनी है? 34 है। और सर्वोच्च न्यायालय की संख्या में जो है बढ़ोतरी करने का अधिकार संसद के पास है और शुरुआत से लेकर अब तक काफ़ी बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वो किसको देगा, तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 5 साल का कार्यकाल होता है, उससे पहले त्यागपत्र देना चाहता है तो दे सकता है। महाभियोग लगा करके अगर कुछ ऐसा कदाचार निकलता है तो महाभियोग लगा करके हटाया भी जा सकता है। आगे देखेंगे, संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित सलाह देने का आयोग, जो राजभाषा, राष्ट्रपति को क्या है कि राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया है। तो किसके तहत? अनुच्छेद 344 के तहत किया गया है। आगे देखेंगे, मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, मंत्री जो अगर कोई मंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को देने चला जाएगा, राष्ट्रपति को देगा। मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुछ संख्या का जो कुल संख्या का 15% होगी। ये किस में तय किया गया था? जो 91st अमेंडमेंट 2003 में किया गया था उसी में, जिसमें कि दल बदल का विरोधी कानून भी कुछ बनाए गए थे और ये भी कहा गया था तो कि 15% से ऊपर नहीं होगी, है ना, कुल संख्या का 15% से ऊपर नहीं होगी। आगे है, प्रदत्त विधायन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रदत्त विधायन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। आगे अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हम यहाँ जल्दी रैपिड रिवीजन ले रहे हैं। डिटेल में देखना है तो जो मैराथन की हमारी लिस्ट है वहाँ पर जाइए, वहाँ सब कुछ डिटेल में दिया है। अभी हम एक रैपिड रिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, लास्ट रिवीजन ले रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों का। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत की गई है, यानी कि राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति देता है, किसी की जो है अपराध को कम कर सकता है और क्या माफ़ कर सकता है और उसके लिए थोड़ा देरी कर सकता है, तो ये सब अनुच्छेद 72 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 118 प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन हेतु नियम बना सकेगा। तो अनुच्छेद 118 क्या कहता है कि प्रत्येक सदन को ये तो जो है अधिकार दिए गए हैं कि प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के लिए हेतु नियम बना सकेंगे। इसके अंतर्गत रहते हुए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो नियम है उन नियमों के अंतर्गत रहते हुए अपना बना सकेगा अपने नियम। ठीक है, जनहित याचिका के जनक PN भगवती हैं, P होगा यहाँ पर, PN भगवती हैं। ठीक है, तो जनक PN भगवती हैं अगर, और श्री कृष्ण अय्यर माने जाते हैं, लेकिन अगर PN भगवती हैं वहाँ पर तो उनको ही टिक करना है जनक के रूप में। और लेकिन ये भी माने जाते हैं कि जो है जनहित याचिका के जनक PN भगवती और श्री कृष्ण अय्यर को
जनक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बट पीएन भगवती को अगर जनक है पूछा गया है, पीएन भगवती है वहाँ ऑप्शन में, तो इन्हीं को टिक करना है। आगे देखेंगे, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कितने 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया है 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, केंद्रीय जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित है, सबको पता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है। सर्वोच्च न्यायालय प्रावधान किया गया है ना कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देगा यदि कोई राष्ट्रपति सलाह मांगता है ना, कोई वैसी राष्ट्र का विषय होता है और सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगता है, तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह किसके अंतर्गत 143 के अंतर्गत देगा। लेकिन दोनों ही फ्री हैं, कोई बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है कि वो सलाह देगा ही, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो सलाह मानेगा ही। ठीक है, कोई बाध्य नहीं है ना देने के लिए ना लेने के लिए। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्त की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्त करता है, किसके अनुच्छेद 48 के तहत करता है। ठीक है, आगे है, अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा गया है, अंबेडकर ने जो है कहा है। ठीक है, और अगर हम देखें कि अनुच्छेद 356 जो है अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसको लगाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए लगेगा और हर 6 महीने पर जो है हर 6 महीने पर इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी और ऐसे 6 करके सिर्फ 3 वर्ष तक ही जो है ये लग पाएगा। उसके बाद ये नहीं उसके आगे नहीं बढ़ सकता। 3 वर्ष से आगे 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है बस। आगे देखेंगे 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 360 है क्या है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आज तक एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि लगाया ही नहीं गया। और जो है यहाँ जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352, वो तो कई बार लग चुका है। चलिए अभी देखेंगे पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया है। सर्वप्रथम तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। जो डाकघर संशोधन बिल आया था 1986 में जो है, इसमें इन्होंने प्रयोग किया था और वो फिर बिल पास नहीं हो पाया था। ठीक है, उसमें कुछ प्रेस वगैरह के जो स्वतंत्रता थी उसको कर्टेल किया जा रहा था, तो इन्होंने जो है उसको साइन ही नहीं किए, टेबल पे ही छोड़ दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं, पॉकेट वीटो ज्ञानी जैल सिंह डाकघर संशोधन बिल 1986। आगे देखेंगे, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो जो है आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रथम जनहित याचिका कौन सी है, तो प्रथम जनहित याचिका मानी जाती है हुस्ने आरा खातून बनाम बिहार राज्य, इसी को प्रथम जनहित याचिका माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है। वित्त विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि बिना राज्यपाल की सिफारिश के वित्त विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अगर एक एक यहाँ का वर्ड याद कर लिया तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। और आपने बहुत पढ़ाई की है तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो है मैराथन लिस्ट जो लगी है उसको स्पीड में डाल कर, कुछ घंटों की है वो लिस्ट, उसको स्पीड में डाल करके सारी सुन लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिलने वाली है, क्योंकि सारी मैराथन लिस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अभी यहाँ संविधान का मैंने थोड़ा सा पार्ट दे पाई हूँ मैं, बाकी जो वो लिस्ट आप अगर देख लेंगे तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से कवर किया है सब कुछ। निर्वाचन आयोग है, मंत्री, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सभी को कवर किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कवर किया है वो भी, तो आप उसको पक्का सुने। थोड़ा सा कुछ घंटों की बात है, स्पीड पे डाल करके सुन लें, आपको ज़्यादातर आ रहा होगा। कुछ पॉइंट अगर छूट रहे हैं तो उनको नोट डाउन कर लें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके लिए एग्ज़ाम में जो है रामबाण का काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, कुछ और हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न देंगे जो भी हमसे बन पाएंगे। और चलिए आप भी अपनी पढ़ाई कीजिए और हम भी अब आपके लिए दूसरे क्वेश्चन निकालते हैं। और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों में ज़रूर दीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और रिवीजन पे फोकस रखिए, रिवीजन बराबर करते रहिए।